भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। रंग समागम। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन के इस दौर में जब सभी का जीवन पूरी तरह से स्थिर बना हुआ है, ऐसे दौर में भारतेंदु नाट्य अकादमी आपके बीच में रंग समागम 2020 लेकर आई। रंग समागम के माध्यम से हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक विशेष मुकाम हासिल किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बेहद उम्दा रंगकर्मी हैं और उससे ज्यादा लोकप्रिय लेखक भी। इनके द्वारा लिखित नाटकों को न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी लगातार मंचित किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेहद वरिष्ठ और लोकप्रिय रंगकर्मी श्री विभांशु वैभव जी की। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, सबका हाल चाल इन दोनों एक जैसा ही है जी। लॉकडाउन के इस दौर में सर उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे, सपरिवार। सर शुरू करते हैं। बहुत कुछ है आपसे बात करने को। एक लंबी रंग यात्रा रही है आपकी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आपका जन्म हुआ। सर वो पहली बार कब ऐसा लगा कि आप में भी एक अभिनेता बसता है? रंग कर्म के प्रति पहला जुड़ाव, झुकाव कब हुआ? इसकी शुरुआत करें तो बचपन में हम लोग, पैदाइश तो मेरी प्रतापगढ़ में हुई, लेकिन मेरे फादर की पोस्टिंग झांसी ललितपुर में रही है। तो वहां से कुछ ऐसी बात हो गई कि हम लोग शिफ्ट हुए, गांव चले आए प्रतापगढ़ वापस। और वहां पे जो हमने ये लोकगीत और ये सब देखा सुना ना, गांव की मेड़ों पे, खेतों में निराई कटाई करते हुए लोग जो गाते थे, और सबसे बड़ा कि वहां का नौटंकियां देखने को जो रात रात भर भाग भाग के जाके देखते थे, तो उसका असर इतना था। फिर स्कूल में ना ये जो कार्यक्रम होते थे तो उनमें सब में मैं पार्टिसिपेट करता था, उसमें पूरी भागीदारी होती थी मेरी। तो वो कहीं चीज में कहीं मतलब डेवलप कर रहा था उसको। जैसे नर्सरी में ही मतलब छोटे बच्चों का प्रोग्राम होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, इस तरह 15 अगस्त में, 26 जनवरी पे, तो उसके तहत ही कहीं कुछ अंदर रुचि एक ना बढ़ती चली गई और वो दिनों दिन अपना स्थान लेती गई। और जो बाद में मतलब ये सवाल तो मेरे मतलब मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने भी किया, फिर मेरे फादर ने भी किया कि तुम अचानक ऐसे मतलब इसको इस विधा की तरफ कैसे तुम्हारी रुचि बढ़ गई। तो कहीं अंदर ही अंदर ना वो सारी चीजें थी, वहाँ की गायकी, वो लोकगीत, वो नौटंकियां, उस तरह के प्रदर्शन, और स्कूल कॉलेज के जो तीज त्योहार में हमारी भागीदारी रही, और उस तरह से जो वहाँ प्रसंग होते थे, एकांकियां होती थी, छोटे छोटे नाटक। हमने उसी बचपन में मतलब चौथी क्लास में मैंने ऊधम सिंह पे नाटक किया था। ऊधम सिंह और उस समय टेक्निक भी ऐसी कि मतलब अंदर मैंने लाल स्याही की वो जो इंजेक्शन की छोटी सी डिबिया होती है ना, वो गले में लटका, जैसे ही गायब ने मुझे मारा ना, तो मैंने उसको ऐसे लगा के अपनी छाती पे और उसके ढक्कन को खोल दिया और ब्लड जैसा मतलब इफेक्ट आया। और वो क्या बात मतलब लोगों को ऐसा हुआ कि तो वो वही मतलब रुचि वैसे ही डेवलप होती चली गई। सर स्नातक आपने इलाहाबाद से किया, उसके पहले की आपकी जो रंगमंच की यात्रा थी वो प्रतापगढ़ तक सीमित थी। वो अनुभव क्या रहा सर? क्या है कि वो गांव था एक तरह से, प्रतापगढ़ का एक पट्टी तहसील है और वो पूरा गांव का माहौल था। तो वहां हम लोग ये जो लोकगीत, तीज त्योहार, इन सब से इतने गहरे जुड़ गए थे। नौटंकियां देखते थे, वहां मेला लगता था, पट्टी का बहुत बड़ा मेला होता है, उसमें नौटंकियां आती थी। तो घर से छुप छुपा के भाग भाग के जाके हम लोग नौटंकियां देखते थे और सुबह चोरी छुपी आके बैठ जाते थे, सो जाते थे, तो किसी को पता नहीं चलता था। तो उसी तर्ज पे हम जितने बच्चे थे, मैं लीडर होता था, तो उन दिनों ये फूटी फूटी कढ़ाइयां होती थी, उसका नगाड़ा बनाते थे और कुल्हड़ से मटके में कागज को लसोड़े के उससे चिपका के
और बांस की झाड़ू की तीलियों से बजाते, उसका साउंड आज भी अगर आप सुनने चाहें ना तो वो अजीब सा गीत है। तो उसको लेके हमको लगता था हमने अपनी कंपनी फॉर्म कर ली है, हम लोग हमारी कंपनी। तो जितने वहाँ के हमारे समवयस्क लोग थे, हमारे साथ के लोग थे, और हमने अपनी संस्था भी एक स्थापित कर ली थी, युवा मंच नाम से। तो अरे वाह, प्रतापगढ़ में ही सर? जी जी। और उसमें होता क्या था कि जो शहर में भी रहते थे ना, वो होली दिवाली ऐसे छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में सब इकट्ठे होते थे, बड़ा परिवार था, खानदान बड़ा था वहाँ, और लोग थे, तो सबका एक सम्मिलित मतलब। और उसमें मैं नाटक ऐसे लिखता था, कभी गांधी जी के ऊपर, कभी किसी वीर गाथा पे, कभी रानी झांसी पे, तो वो प्रसंग बना के, और ये म्यूजिक का यही इस्तेमाल, तो उसका इफेक्ट देखना, वो सब करना, तो ये सब शुरुआत हो चुकी थी। वो कहीं मतलब उसके पीछे किसी का कोई जोर नहीं था, कोई ऐसी कोशिश नहीं थी, ये स्वतः पैदा हुआ था। मतलब वो देख के, वो लोग गीत सुन के, वो कटाई बुनाई के गीत सुन के, तो वो कहीं रचबस गया था, शादी ब्याह के, बन्ना बन्नी के गीत सुन के, तो जी चलता। तो सर ये फिर इलाहाबाद जाने का निर्णय कैसे हुआ सर? क्योंकि इलाहाबाद एक तरह से एजुकेशन का हब था, यूनिवर्सिटी थी, बड़े बड़े कॉलेजेस थे, तो मेरे फादर का ये बड़ा वो रहा, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक आदमी थे, तो उनको लगा कि मेरे बच्चे भी आईएएस पीसीएस तो होने ही चाहिए, तो उनकी पूरी उसी तरह से करी थी। मेरा बड़ा भाई आईएएस भी है, तो वो भी मतलब हम लोग सब पढ़ाकू लोग थे, और मेरे पिताजी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, तो हमें किताबें मतलब, तो इलाहाबाद आने के पीछे यही था कि बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिख जाएंगे और वो जीवन के उसमें आगे जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद लेकिन मेरी रुझान जो हो गई कि जो घर में साहित्य था उसको पढ़ने में लग गई। तो मैं मतलब पूरे यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि मतलब छठे सातवीं क्लास में ही मैंने बड़े बड़े रेणु जी को, प्रेमचंद को, धर्मवीर भारती को, अमृतलाल नागर को, इन सबको मैंने पढ़ लिया था। मैथ की किताब में भी मतलब मैंने वो किताबें छुपा छुपा के ना, ये होमवर्क करने का बहाना करके मैं वो सब पढ़ता था। तो इस तरह से वो रुझान साहित्य के प्रति पहले बहुत तगड़ा हुआ। तो जी इलाहाबाद आने के पीछे यही था। फिर यहाँ घर बना दिया गया था पिताजी ने कि सारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ आने के बाद साहित्य से पहले रुझान ज्यादा हुआ, नाटक में जी सर, ये बड़े रोचक बात आपने बताई कि कक्षा 6-7 में ही आपने इतने उम्दा लेखकों को पढ़ा है। तो सर ये साहित्य की किताबें, सर ये घर में ऐसा साहित्यिक माहौल बना कैसे, मतलब ये किताबें कैसे घर में आती थी सर? ये पिताजी का अपना शौक था, वो शेरो शायरी का बहुत उन्हें शौक था। और राजकमल प्रकाशन या इस तरह के राधा कृष्ण लोक भारती, इन सब के वो आजीवन सदस्य थे। तो जितनी भी नई किताबें आती थी हिंदी साहित्य की, सब मेरे घर में मौजूद होती थी। और बहुत बड़ा जखीरा था किताबों का, मतलब कोई भी आप किताब मांगे हमारे घर में, मतलब इवन रामचरितमानस से लेके और हिंदी साहित्य में जो भी मतलब उपन्यास मांगेंगे, वेस्टर्न का तो उतना नहीं था, लेकिन हिंदी और उर्दू की किताबें मेरे घर में भरमार लगी थी। मतलब आप कोई भी ऐसा राइटर हो, नवोदित भी हो, पुराना भी हो, सब आपको हासिल हो। तो क्या बात है सर, पढ़ने का उसी का परिणाम है सर कि आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं, वो शुरुआती जो प्रारंभिक एक माहौल घर में था, निश्चित तौर पे उसकी प्रेरणा है। सर इलाहाबाद के बारे में बताइए, इलाहाबाद की यात्रा कैसी रही सर? देखिए, इलाहाबाद आने के बाद तो हमें लगा कि हम कट गए। मैं तो बहुत पिताजी पे अपने गुस्सा होता था कि कहाँ लाके पटक दिया, बिल्कुल लोग वो संगत नहीं है, वो उस तरह की गाने बजाने नहीं है, वो लोक संस्कृति नहीं है, वो लोक संस्कृति नहीं है। मतलब मुझे मतलब मैं तो उन दिनों का जो गाया और अभिनीत किया वो अभी भी याद है। मैं वो सुनाना चाहूंगा कि जी अरे प्लीज सर। उस जमाने में मतलब वो वीर रस की अवधी भाषा थी, क्योंकि प्रतापगढ़ में आता है। बाबू कहें यह देश है कौन, ये बात बताओ तनी पनिहारी। अब बाल गोपाल देखा ले नयो जरीले घर फूकई कैली अटारी। आयल हो ये फिरंगिया विष माहुर मागे हुआ जल सारी। पानी पिया तो नबा हमसे हम ले पिया सल लाग कटारी।
अजय इतनी मधुरी बतियां ही की बोलत की झुली नी झको रही, अल्लाह जी के मारे ला जादूर जे पिया के अगुने ही घूंघट खोलई, झांसी के आई बयार कई जे रन में बिजुरी बन रो रही, बाबू कहाँ यह देश है कौन। तो मतलब वो क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत मैं उससे उबर नहीं पाया हूँ। शहर भले छूट गया, गांव भले छूट गया, लेकिन यहाँ आने, इलाहाबाद आने में वो छटपटाहट, वो तड़प बहुत बेचैन करती थी। हम भाग भाग के चले जाते थे, मेरी दादी वहां होती थी, मैं कहता था मैं दादी के पास रहूंगा, आप लोगों के पास नहीं रहूंगा, तो उसी संस्कृति में रहना चाहता हूँ, उसी लोकाचार में रहना चाहता हूँ। तो मेरे ऊपर बहुत असर है आज तक। और वो कहीं निकले हैं, नाटकों में आए हैं, उनका पूरा निश्चित तौर पे सर। तो इलाहाबाद में सर भी थिएटर किया सर आपने? जी जी, इलाहाबाद में आते ही जैसे ही मतलब हम 8वीं या 9वीं क्लास से यहाँ आ गए थे, 7वीं तक हम गांव में रहे, 8वीं क्लास से हमने यहाँ पढ़ना शुरू किया और 10वीं क्लास तक ये इस तरह के एनसीसी या इस तरह के उसमें ग्रुप पार्टिसिपेशन आना शुरू कर दिया। और फिर यहाँ पे उन दिनों साहित्य का तो भाई गढ़ है इलाहाबाद, और निश्चित तौर पर प्रयागराज हो गया है, और नाटकों का भी ना उस समय मतलब आपको डॉक्टर सतव्रत सिन्हा, वीके मालवी, ऐसे बड़े तमाम बड़े बड़े लोग थे, लेकिन हम बिल्कुल नए लोग थे। तो एक ऐसे ही कुछ लोग नाटक कर रहे थे, उसमें कहा नाटक करोगे क्या? तो हमने कहा हाँ यार, मतलब बिल्कुल मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो मतलब उस तरह से मेरी छटपटाहट है कि यहाँ आने के बाद कोई संगत नहीं मिली। तो वही एनसीसी के ग्रुप में, जिसमें राघव भी था, मेरा दोस्त, जो आप आगे राघव प्रकाश जी, जी जी जी, तो वो भी थे। तो हम दोनों निकल पड़े उस राह पे, और वो दारागंज में रहते थे, मैं आलोपी बाग में, वो दारागंज से साइकिल लेके आता था, मैं अपनी साइकिल लेके, तो हम दोनों फिर जाने लगे। तो उस समय लक्ष्मीकांत वर्मा एक कवि थे, बहुत बड़े विख्यात कवि, उनके भतीजे थे राकेश वर्मा, उनकी संस्था थी समयांतर, उस नाटक में उनके ग्रुप के साथ जुड़ना शुरू किया। अजित पुष्कल लेखक हैं, उनके नाटकों के साथ हमने कुछ शुरुआत किया, सुशील कुमार सिंह के नाटक के साथ, और भी ग्रुप थे, अंकुर था, प्रयाग रंगमंच थे, इन लोगों के साथ ऐसे जाके। लेकिन वहां उन दिनों वही था कि मतलब संसाधन नहीं थे, लोग काम करना चाहते थे, हम लोग नए थे, तो कभी बैक स्टेज में ज्यादा हिस्सेदारी रही, चंदा वसूली के लिए पूरे शहर में हम लोग अठन्नी चवन्नी तो इस तरह से सहभागिता बढ़ती गई। फिर हमने बहुत बड़े बड़े कबीरा खड़ा बाजार में किया वहां पे, और लोगों से जुड़ा हुआ, सरनबली श्रीवास्तव थे वहां पे, अमरीश सक्सेना थे, मालवीय जी थे, और ऐसे तमाम लोग थे, अनुपम आनंद थे, नंदल हितैषी थे। उस समय के हमारे साथ के लोग बहुत ऐसे, चंद्रमोहन भी वही थे, अंकुर संस्था में चंद्रमोहन से मुलाकात हुई। जी। तो ये सब की एक हम लोगों की एक गठजोड़ बनी, और हम लोगों ने बहुत ही मतलब एक शौकिया रंगमंच में जितनी सहभागिता हो सकती है, जितनी सक्रियता हो सकती है, वो भरपूर रही, और वहीं से ये सिलसिला शुरू होने लगा, ये अब करना है। जी। तो सर ये इलाहाबाद से लखनऊ की तरफ की जो यात्रा रही, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये निर्णय कब मन में आया कि अब लखनऊ की तरफ चलने का समय आ गया? वो भी बहुत ही रोचक है। हुआ ये कि मेरे मतलब हम 4 भाई हैं, तो बड़ा भाई बैंक में चले गए, मैनेजर हो गए, दूसरा भाई आर्मी में कैप्टन हो गया, जो बाद में कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से निकल के फिर वो IAS हो गए। तो मेरी छटपटाहट थी कि सब तो निकल गए, मेरे पाँव के नीचे कौन सी जमीन है, मैं क्यों पड़ा हुआ हूँ, मैं क्यों घर वालों की रोटी खा रहा हूँ। और नाटकों का सिलसिला ऐसा था कि सब कचरे लोग थे, एमेच्योर में जैसे होता है। तो पता चला कि जिनकी जो हमारे निर्देशक थे वो कह रहे हैं हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, भारतीय नाट्य अकादमी नाम की एक संस्था है, वहां हम लोग ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं 2 साल का, वहां पे विधिवत कोर्स है तो नाटक का। जी। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस बहाने मेरा भी घर से निकलना हो जाएगा। तो चलिए, तो बगैर घर बताए कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं उन लोगों के साथ लखनऊ चला गया, वहां फॉर्म वॉर्म भर के जमा कर दिया। फिर वो इंटरव्यू, ये साक्षात्कार का और वो रिटर्न एग्जाम वगैरह का दिन भी आ गया, तो सब गए। और घर में तब जब एग्जाम के लिए बुलावा आ गया, तब वो पता चल गया। तो सबका यही रहा कि ये तो तुम, वो जमाना बिल्कुल अलग था, मतलब नाटक भी हम लोग छुट्टे ही करते थे, उस तरह का प्रोत्साहन नहीं था। तो बहुत ही मतलब फिर मतलब घर में ये हुआ कि तुम जानते, क्योंकि
मेरे पिता को ये था कि ये आईएएस नहीं तो पीसीएस जरूर बनेगा, मतलब ये मान के चल रहे थे। और अचानक मैंने ऐसी जो चलती गाड़ी से पटरी बदली ना, तो सब मतलब वो शॉक हो गए, वो रात भर सोए थे और उनको लगा कि ये तो आप जो करने जा रहे हैं तो जानते बूझते कुएं में कूदने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी पीढ़ियों में कोई नहीं था नाटक, और नाटक नौटंकी कहा जाता था कि मतलब ये और थोड़ा अलग दृष्टि से देखते थे, अलग दृष्टि से कि इसमें कोई संभावना नजर ही नहीं आती, इसमें जी भी सकते हैं, ये तो नक्कालों का काम है, छोटे लोगों का काम है। इस तरह की एक परिपाटी बनी हुई थी, उसी से वो लोग भी उसका आकलन कर रहे थे, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं। और यहाँ आए और जो सीनियर्स मेरे साथ गए थे उनमें से किसी का नहीं हुआ। अरे नाटक के प्रवेश परीक्षा में उन लोगों का किसी का नहीं हुआ। और वो मुझसे जो सवाल पूछे गए वो रोचक, मैं हर उसमें ये बताता हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही मतलब मेरे लिए भी एक मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी कि अंदर मुझे पता भी नहीं था लोगों का कि कौन क्या है, बस नाम से थोड़ा बहुत जो तैयारी की थी वाकिफ था कि दिल्ली में ऐसा थिएटर होता है, उन्होंने ये नाटक किया है, तो जो तैयारी करके गया था उसका एक मतलब पूरा पुख्ता था। और अंदर जब घुसा हूँ, मेरा नंबर आया, मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ जब भी मेरी परफॉर्मेंस की बात आती है, आज भी मैं होता हूँ। 3 बजे आने से पहले एक पल बुलाहट क्या होगा कैसे हो गया, तो अंदर सर बड़े आर्टिस्ट के लक्षण होते हैं सर, अमिताभ बच्चन साहब भी अभी होते हैं। अब ये कुछ भी कह सकते हो, लेकिन यह मेरे साथ मतलब। तो अंदर जाने के बाद वहाँ मनोहर सिंह बैठे थे, एम.के. रैना साहब बैठे थे, राज बिसारिया साहब बैठे थे, और उस समय के जो टीचर्स थे रवि केमू साहब थे, और ऐसे लोग भी बैठे थे। तो उन्होंने इधर उधर की बातें की कि क्या आपकी रुचि क्या है, आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी नई फिल्म देखी आपने। तो चर्चा होने के बाद कहा उन्होंने, आप ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने कहा कि हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है और संस्कृत, 3 लिटरेचर मिला नहीं, संस्कृत मिली नहीं, तो उसकी जगह पे मैंने ऑप्शन मेडिवल हिस्ट्री ले ली। ये बोलना ही था कि एम.के. रैना ने कहा मेडिवल पीरियड के किन्हीं 2 नाटकों का नाम बताओ, और एक सेकंड में, क्योंकि मेडिवल पीरियड के 2 नाटक जो जिनपे दोनों ही शख्सियत वहां जो सामने बैठी थी, दोनों उसपे ही कामयाब थे, वो सिद्धस्त थे, उनपे ही उनका सारा नाम इकराम हुआ है। तो मैंने सीधे मनोहर सिंह को इंगित करके कहा कि तुगलक, और एम.के. रैना साहब की तरफ करके कहा कबीरा खड़ा बाजार में। अरे वाह, ये जवाब सुना है तो सब खड़े हो गए और एक साथ टेबल पे बैंक किया, और मैं क्या बात है, लड़क गया कि अरे क्या मतलब मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी थी। तो वहीं पे मुझे लगा कि मैं तो सिक्कित हो गया, मेरा तो एडमिशन पुख्ता हो गया। और बाहर निकल के जब मैंने लोगों को ये बताया तो लोग कहे कि यार तूने क्या जवाब दिया यार, तेरा तो एक ही सवाल ही बहुत भारी पड़ गया उन लोगों के लिए। तो वहां से फिर प्रवेश में आ गया, और जिन लोगों के साथ गया था उसमें सिर्फ राघव मेरे सहपाठी भी रहे, तो मेरे साथ उनका हुआ, और बाकी जो सीनियर्स थे उनका किसी एक का भी नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं भारतीय नाट्य अकादमी में मेरा प्रवेश हो गया। जी सर, बीएनए की चयन प्रक्रिया की बड़ी रोचक कहानी आपने सुनाई। आप ये आगे के जो 2 साल भारतेंदु नाट्य अकेडमी में गुजरे, उसके बारे में कुछ, उस यात्रा के बारे में कुछ साझा करिए। ये सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो हमको गुरु मिले ना, पद्मश्री राज बिसारिया जी, हेमंत भाटिया जी, रवि केमू जी, उस समय फैकल्टी में ये 3 लोग तो परमानेंट लोग थे, और राज साहब का जो था ना, मतलब एक औरा कहे ना कि रंगमंच का एक औरा जो ऐसे घसीट के हर मानक पे, मतलब आपके दिलो दिमाग पे इतना असर किसी व्यक्तित्व का, और नाटक के गहन, मतलब कि आप वेस्टर्न ड्रामा की बात करें तो वेस्टर्न ड्रामा की, इंडियन कॉन्सेप्ट में इंडियन ड्रामा की बात करें तो इंडियन ड्रामा की, मतलब उस 4-5 घंटे का लेक्चर। और हम तो बिल्कुल ऐसे ना अनछुए अनजाने से लोग थे, तो मतलब उस वक्त तो हमारा गुजरा कि गवई गांव से तो आए थे, शहर ने भी हमको दोस्त नहीं किया था, साहब में ही लुढ़क रहे थे काफी वक्त। तो मतलब ये सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है। इवन अभी तक मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक में भी पहला साल तो आपका इसी में जूझने में निकल जाता है, साशा में। तो और विधिवत, मतलब जिस तरह से, और
उस समय HV शर्मा जी, बाहर से बहुत लोगों का आना जाना, इस तरह से विजिटिंग फैकल्टी में कृष्णारायण कक्कड़ जी थे, उनका आना जाना, उनका भी मतलब साहित्य में इतना मतलब नाट्यशास्त्र पे इतना कमांड और इतनी विधिवत बातें, और शिलाल शुक्ल जी आते थे, DP सिन्हा साहब आते थे, ऐसे उस दरमियान जो भी मतलब प्रख्यात लेखक हो, रंगकर्मी हो, उनका आदान प्रदान ना इस तरह से। वो उस समय ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत राज साहब बुलाते थे वीकेंड में किसी को, हर हफ्ते में। और राज साहब का तो जो मतलब खेल था ना, जो करिश्मा था, मतलब वो लोकेशन मैंने मतलब ऐसे निगाह वहीं पे उनके निगाह से टकरा के रखते थे, और यहाँ ऐसे डेस्क पे ऐसे गोचागाची करते रहते थे। रिकॉर्डर नहीं होता था लेकिन मैंने कॉपियां भरी हैं, कम से कम मेरी 2530 कॉपियां हैं जो सिर्फ राज साहब के लेक्चर से भरी हैं। और हम बिल्कुल बेबाक लोग थे, मैं तो खासकर बिल्कुल, क्योंकि गवई खाटी गांव से आया था, तो मुझे इतना होता था, मैं ऐसे तो शायद वो पहले ही दिन कुछ चले गए रशियन थिएटर के बारे में, ब्रेक और इनके बारे में, तो मैंने कहा कौन है ये, किसकी बात कर रहे हैं पहले मुझे बताइए कि क्या, कहाँ से क्या है, नाटक की ABCD बताइए, हमने कुछ जाना नहीं, हमने नाटक भले किए हैं, उनका ये लाइन बोल दो, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे घूम जाओ, तो हम वही करते हुए यहाँ तक आए। हमें उसका कुछ पता नहीं कि क्यों घूमा था, क्यों बोला था, वो सब हमें समझना है। और आप भारतीय नाटकों की बात कीजिए, तो फिर उनको भी लगा कि यार ये सब, तो फिर उन्होंने शुरुआत जो इच्छा दी, उसका प्रचंड मतलब रूप हम सबको मिला, और हम उसको इनकैश कर रहे हैं कहीं न कहीं, उसका उन बातों का, उस ज्ञान का असर हुआ, और बहुत ही मजेदार, मतलब ये मतलब उस दीक्षा, उस शिक्षा का ये आकलन रहा कि हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी कि हमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी जाने की जरूरत है, NSD जाने की जरूरत है। मैंने कभी नहीं महसूस किया, मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं। हाँ, अड़चनें उसकी वजह से आ सकती हैं कि आपको उसी मद से लोगों ने नापा हो, जाना हो, परखा हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मुझे NSD का ही समझा। एक परिपाटी चली आती, मतलब ड्रामा स्कूल का मतलब है कि NSD, लेकिन हमको भारतीय नाट्य अकादमी से बहुत मिला, राज साहब से बहुत मिला, और वो संसाधन उस वक्त नहीं थे, उतनी ग्रांट नहीं थी, किराए के मकान, हॉस्टल नहीं था, और राघव और मैं दोनों क्लासमेट थे, रूममेट थे, मतलब 250 रुपए यार स्कॉलरशिप स्टाइपेंड जो मिलता था, 250, और मैं घर से ये कह के निकला था, ना लूंगा ना दूंगा, मुझे इसी 250 में जिंदा रहना है। और उसमें 75 रुपए की काशन मनी चली गई, वो आज भी मेरे पास उसकी रसीद रखी है, उस जमाने की, मतलब एक एक इन्वेलप तक मैंने बटोर के रखे हुए हैं, मतलब नाटक इस तरह का असर था। तो भारतीय नाट्य अकादमी ने मुझे बहुत दिया, जो कुछ भी मैं हूँ, जितना भी आधा अधूरा कच्चा पक्का जो भी हूँ, वहीं की वहीं की माटी का हूँ, वहीं की शिक्षा। सर, भारतीय नाट्य अकादमी का जिक्र चल रहा है, इस रंग समागम कार्यक्रम के बड़े महत्वपूर्ण अंग रहे अतुल श्रीवास्तव जी और चित्रा मोहन मैम। सर, इनके साथ भी आपका करीबी ताल्लुक रहा है उस दौरान जब आप भारतीय नाट्य अकादमी थे, उनके साथ सर किस तरह की स्मृतियां थी, अतुल श्रीवास्तव जी और चित्रा मोहन मैम के साथ? सीनियर से चलते हैं, चित्रा जी हमारी सीनियर थी, 1 साल पहले वो अकादमी में आ चुकी थी, और हम लोग फर्स्ट ईयर में आए, तो चित्रा जी एक तो इलाहाबाद से थी, और उनका थोड़ा सा मेल मिलाप का एक अलग तरीका, और चंद्रमोहन भी इलाहाबाद से थे, तो ये जो हम लोगों का ना एक पूरा एक उस तरह से पारिवारिक माहौल हुआ, और प्रोजेक्ट बनाने में एक साथ सहभागिता, कोई बातचीत करनी हो, इवन घर का घरेलू आना जाना, उस तरह से ना, तो एक पारिवारिक सा माहौल हो गया था, हमें लगा ही नहीं। चित्रा जी सीनियर थी, लेकिन उनका भी एक मतलब एक सीनियर का जो एक रिश्ता होना चाहिए अपने, जी, तो वो हमेशा रहा है, और आज भी हमारे उन संबंधों में वही प्रगाढ़ता है हमारी बातचीत में, क्योंकि हमने एक वक्त गुजारा है, और वो छटपटाहट का वक्त था कि हर किसी को कुछ हासिल करना था वहाँ, ये कुछ हम मतलब किसी तरह की ईर्ष्या नहीं, किसी तरह का वो नहीं, वैमनस्य नहीं, सिर्फ हमको ज्ञान अर्जित करना था, हमें कुछ हासिल करना था। हम लोग सब
घोड़े पे सवार थे कि निकलना है, कहीं मैराथन में जाना है, भाग दौड़ में जाना है। तो उस तरह की शिरकत रही सबकी। अतुल लोकल ये थे, तो जैसे कि हम लोग तो भुखमरी में थे, में जीना तो बड़ा। कभी अतुल मुझे अपने घर ले जाता था, भरपेट खाना खा लेता था, और कभी वो अपने लंच में टिफिन में लेके आता था, 2 रोटी एक्स्ट्रा डाल के लाता था, तो हम लोग मिल बैठ के खाते थे। मतलब अतिरेक की बात नहीं है, मतलब राघव और हमने जो जिया है ना, अमूमन जी नहीं सकता, क्योंकि वो भी ठान बैठा था कि हमें अपनी शर्तों पे जीना। हम अपनी शर्तों पे जीते रहे हैं और आज तक जी रहे हैं। हमें कोई सुविधा मिले ना मिले, लेकिन हम जूझते रहते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय कुछ और है, हमारा ध्येय कुछ और है, और वही हम उसी रास्ते पे रहे। कभी मतलब लर्जे नहीं, कभी हम कमजोर नहीं हुए, कमतर नहीं। तो इन लोगों का सानिध्य बहुत रहा, और आज भी देखिए कि वो जुड़ाव आज भी है। वो 40-45 साल होने को आए हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है वो जुड़ाव हमारा टूट गया। अतुल से आज भी हमारा वही पारिवारिक रिश्ता है। हम दोनों, वो मेरे घर में आज मतलब मेरे सारे नाते रिश्तेदारों को अच्छे से जानता है, मैं उसके भाई बहन को अच्छे से जानता हूँ। तो एक तादाद में सा है, और एक सब साथ में हम एक दूसरे की अच्छाइयां बताते हैं, एक दूसरे की बुराइयां बनाते हैं। तो वो मतलब दोस्ती का यही एक तरीका है, और दोस्ती कामयाब है, और उसमें सिर्फ मेरी तरफ से थोड़ी हो रहा है, उसकी तरफ से, मतलब तरफ से चीजें चल रही। तो और निश्चित तौर पे सबका वही था कि मतलब कुछ जीवन में हासिल करना है, तो कुछ उद्देश्य सब। देखिए आज आप एक मुकाम पे सब कोई है। चित्रा जी मतलब घुस के कैंपस में ही रह गई कितने साल उन्होंने। जी। सर, आप जिस तरह से पूरी कहानी बता रहे हैं, एक दृश्य हमारे सामने खिंच रहा है कि वो कैसे सब कुछ जो है बहुत ही उम्दा सर। और आप इसीलिए आपको मतलब भारत के जो बेहद उम्दा नाट्य लेखक हैं, आपका नाम उसमें शुमार है, क्योंकि आप अपने शब्दों से एक ऐसा दृश्य बनाते हैं। हम लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं वो 84-86 के दौरान, क्योंकि ये भोगा हुआ यथार्थ है ना, भोगा हुआ है। मतलब कि कोई मतलब शर्मिंदगी नहीं होती। रुमाल में ना रोटी बांध के ला देते थे, नमक और प्याज लेके, और बाकायदा जब सब लोग लोकल लोग टिफिन खोलते थे, हम भी वो फैला के वही खाते थे। तो लोग शेयर कर लेते थे, अपनी सब्जियां दे देते थे। तो वो उसका एक अलग आनंद था। हम कभी शर्माए नहीं कि यार हम कैसे वहां लेके जाएंगे, क्योंकि भूख तो लगनी है, तो अपनी हिस्सेदारी तो कुछ होनी चाहिए। मेरे पास आटा है तो रोटी बना सकता हूँ, सब्जी नहीं बना सकता, सब्जी के पैसे नहीं है। तो उस 2500 में मकान भी रखना है, जहाँ रहना है, आना जाना भी करना है, और खुद को सर्वाइव करना है, प्रोजेक्ट भी करने हैं। उन दिनों बहुत ही सीमित संसाधन थे, इसलिए जूझते रहे। तो सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी से आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, और जैसा कि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आप उसके बाद आप निकल गए देश की राजधानी दिल्ली की ओर। तो ये विचार मन में क्यों आया सर कि अब दिल्ली चलना चाहिए, संभावनाएं उधर तलाशनी चाहिए? नहीं, उसमें वो भी मतलब भारतीय नाट्य अकादमी के मार्फत ये हुआ कि हमारे से पहले क्या हो रहा था, इंटर्नशिप 2 लोग करते थे, और हम ललित और एक मणिपुर से मेरा दोस्त था, वो भी, हम तीनों मेरिट में थे। तो हमें लगा कि हमें भी इंटर्नशिप मिलेगी, लेकिन उसी साल ये तय हुआ कि एक ही इंटर्न रहेगा। तो मैं तो एकदम, मुझे लगा था कि मुझे तो भाई यहीं पे कुछ हिस्सेदारी मिल जाएगी, जी लूंगा मैं किसी तरह। मैं तो घर बार सब छोड़ आया हूँ, तो जीने का कोई संसाधन मिले। इंटर्नशिप 1 साल बहुत होती है, और कुछ उसमें ज्यादा पैसे भी मिलने वाले थे। तो मुझे लगा कि वो 250 से तो थोड़ा ऊपर जाऊंगा, लेकिन वो नियम ऐसा आ गया। तो फिर लगा कि फिर अब शहर में तो उन दिनों फिर सिर्फ कुछ बड़ी संस्थाएं थी, लेकिन उनके लोग अपने सीमित लोग थे, वो उसी तरह की हिस्सेदारी नहीं थी। तो ये था कि कैसे सर्वाइव करना है, सर्वाइव तो करना है। तो और फिर और कोई जगह ऐसी दिख नहीं। वापस इलाहाबाद जाने का मतलब है कि फिर से वो किसी तरह की कवायद शुरू हो जाएगी, जो मेरे ऊपर भारी पड़ सकता है, और मुझे तो मस्त मलंग होके निकलना ही है। तो अब मैं लौट नहीं सकता, कदम बढ़ चुके हैं, तो मुझे तो अपने कदम आगे ही ले जाने हैं, पीछे नहीं लौटना है। तो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन दिनों श्री राम सेंटर और NHD रिपेट्री का होता था, लेकिन NHD का कहीं मतलब वो राज साहब की वजह से या कैसे NHD से एक तरह से ना दूरियां मतलब दिमागी तौर पे कहीं थी। तो मतलब उस रास्ते पे नहीं जाना है, तो श्री राम की रिपेट्री में जाना है, उधर की रिपेट्री में नहीं जाना है।
तो ये मतलब कहीं मैं इसको मतलब स्वीकारता हूँ कि कहीं कुछ दिमाग में, और मैं उस जमाने में कुछ लोगों से लड़ भी पड़ता था अपने भारतीय नाट्य अकादमी के लिए, राज साहब के लिए लड़ जाता था। उस समय के आज प्रतिष्ठित लोग हैं, वो नामी लोग हैं, उनको बहुत मिले हैं या प्रख्यात निर्देशक हैं रंगमंच के, हिंदी रंगमंच के, लेकिन मैं उनसे बाकायदा लड़ता था। भारतीय नाट्य अकादमी की बुराई कर दे या राज साहब के बारे में कर दे, बाकायदा लड़ता था और जवाब देता था। तो श्री राम की रेपेट्री रंगमंडल था, पन्ना भरतराम वहाँ की संचालिका थी, और निर्देशक, उसके निदेशक थे राजेंद्र नाथ जी, जिनके नाटक मशहूर हैं, घासीराम कोतवाल, ये सब नाटक, अभियान उनकी संस्था है जिससे वो नाटक करते हैं। तो वो पार्ट टाइम अपना यहाँ काम देखते थे, तो मैं चला गया और उस समय मेरा सिलेक्शन हो गया, जबकि मैं मुंबई 4-6 महीने रह के आया था। तो वो भी अच्छा एक, क्योंकि उन दिनों सीरियल का जमाना नहीं था, फिल्मों का जमाना था, और बहुत ही मतलब बेचारगी थी यहाँ पे एक्टरों की, या इस तरह की जो लोग मुंबई आते थे उस समय बहुत बेचारगी थी। जिनको हासिल हो गया था वो ठीक था, लेकिन उन समय वो माचो मैन वाले स्टार चाहिए थे, लोग कटकाठी वाले लोग थे, सर्वाइव कर पा रहे थे। बाकी बहुत ही मतलब आप किसी निर्देशक या किसी कंपनी में घुस भी नहीं सकते। तो वो इस तरह का मुझे लगा गलत शहर है यार, यहाँ चलो, तो वहां गए और यहाँ रिपेट्री में हो गया, और सैलरी मिली 650 रुपए की, 750 की सैलरी थी। उसमें जीवन इतना बढ़िया, कहाँ 250 रुपए, कहाँ 750, आराम से। वहां नाथू बंगाली है, नाथू स्वीट हाउस है, उसी 750 में हम कॉफी भी पी लेते थे महीने में, पिक्चर भी देख लेते थे, कोई आयब नहीं था। तो लगता था अरे खर्च क्यों नहीं हो रहा था ऐसा, और फिल्में देख लेते थे, और नेक्स्ट सैलरी जब उठाते तब भी 20-25 रुपए बचे रहते थे। तो लगता था अरे यार ये कितना पैसा है, आज तो लाखों रुपए आप कमा ले, पता भी नहीं चलता। तो आप फिर एक अलग आनंद है जब आप मेहनत कर रहे हैं। आप देखते ही देखते सर श्री राम रेपेट्री के रंगमंडल प्रमुख भी बन गए। हाँ, वो भी एक मतलब हुआ क्या कि राजेंद्र नाथ जी ने बीच में छोड़ दिया, तो निदेशक का पद छोड़ दिया, वरना अमूमन वही सब संभाल लेते थे। अब ये क्राइसिस आ गया कि कैसे चलेगी, तो पहले मेरे मनोज शर्मा नाम के एक एक्टर थे, वो संभालते थे, वो भी छोड़ गए। तो उसके बाद ये हुआ कि पन्ना जी ने बुला के कहा कि अब ये जिम्मेदारी तुमको उठानी है और तुम ही हो, क्योंकि मैं रिपेट्री के शोज भी जब बाहर जाते थे ना, तो उन एक्टरों को संभालना, उनको पूरा मैनेजमेंट मैं ही देखता था। तो उनको लगता था कि ये सारा, क्योंकि पूरी संगत वही थी, क्योंकि भारतेंदु ने हमें वो सिलसिला दे दिया था कि किस तरह से सामूहिकता में जिया जाता है, नाटक एक सामूहिक कला है, तो सामूहिकता में कैसे आदमी के अच्छे बुरे को ध्यान देना, उनके खान पान का ध्यान देना, ट्रेन में कैसे बिठा के ले जाना है, कब खाना खिलाना है, मन से पहले कैसे स्टेज क्राफ्ट का सारा काम हो जाना है, स्टेज पे कैसे रिहर्सल एक फटाफट लाइट में ले लेनी है, तो ये सारे काम करता रहता था। तो सारी चीजें जानता ही था, लीडरशिप थी। तो उन लोगों ने फिर रंगमंडल प्रमुख बनने के बाद, पहले बतौर एक्टर था तो वो उसकी सैलरी मिलती थी, फिर रंगमंडल प्रमुख की अलग से मिलने लगी। जीवन बड़ा सरस हो गया, बहुत मजेदार पूरा। तो उस जमाने में मतलब बड़े बड़े डायरेक्टर्स को बुलाया मैंने, बीएम शाह जी आए, हबीब तनवीर साहब आए, इनके रैना साहब आए। तो वो कार्यकाल तो बहुत ही भरपूर, बहुत ही रोचक रहा जी। सर बतौर लेखक कब शुरुआत हुई आपकी, कब आपको लगा कि नहीं अब ये समय आ गया है कि भारतीय रंगमंच में अपनी लेखनी का भी कुछ दान करना है या उसमें सहभागिता दर्ज करानी? विजित, जैसा कि मैंने बताया कि साहित्य से तो बहुत तगड़ा सरोकार था। इलाहाबाद के दिनों में भी मैं मतलब विचार गोष्ठियां करता था, कहानियां लिखता था, कविताएं लिखता था, नाटक भी छुटपुट लिखते थे। तो कुछ वो उतने स्तरीय नहीं थे, लेकिन लेखन तो करता रहा हूँ। और लेखक बनने की एक अंदर से बात कहीं छुटपन से ही घर कर गई थी। तो क्योंकि उस जमाने में मैं बड़े बड़े लेखकों, महादेवी वर्मा जी के पास गया था, तो उनका सानिध्य लगता था लेखक कोई बड़ी चीज होती है। ये लोग मतलब कितने निराले लोग हैं यार, इनका मतलब, और इनकी ख्याति, इनकी बात, इनका वो। तो यहाँ भी आने पे, और नाटक यहाँ तब से उस जमाने में ही एक ही बात हर
जब भी हिंदी रंगमंच की दशा और दिशा की बात की जाती थी तो कहा जाता था कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं है, मौलिक नाटक नहीं है, मौलिक नाटक नहीं है। तब से चली आ रही है, वो छुटपन के दिनों से लेके आप देखिए आज हम इतने साल पे, इतने दशक गुजर गए, लेकिन कोई बात, किसी भी संगोष्ठी में आप नाटक की जाइए यही बात शिकायत, नाटक ही नहीं है हिंदी में। निश्चित तौर पे सर। तो ये बात कहीं हमें चुभती थी कि क्यों नहीं है यार, क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्यों नहीं लिखते लोग। मतलब मोहन राकेश पे ही फिर हिंदी रंगमंच खत्म हो जाना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। उलाहना दे रहे हो, शिकायत कर रहे हो, तो उसके लिए कोई कोशिश हुई है या नहीं हुई है? कोई, बिल्कुल निश्चित तौर। तो वो फिर मेरे दिमाग में उस तरह की बात आई तो मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया, और उसका सबसे मतलब जो प्रसिद्धि में आया, जिसको एक नामवर नाम मिला, महारथी नाटक, जो कि संगीत नाटक अकेडमी के युवा महोत्सव में युवा निर्देशकों के लिए किया जाता था, तो उसमें परचम लहराया। उसके बाद से तो सर मैं महारथी पे अभी अलग से आऊंगा सर। सबसे पहले सर नाटक की जब पूरी तरह समझ हुई अकादमी में आने के बाद, या फिर बाद में आप श्याम सेंटर गए, तो सर कौन सा उसके बाद पहला नाटक ऐसा कौन सा रहा कि आपको एक सुकून मिला कि नहीं ठीक है, हमने जो अभी तक अध्ययन किया है, रंगमंच को जो समझा, जाना, थिएटर को समझा, उस लिहाज से ये नाटक बिल्कुल सही है। तो वो नाटक, पहला नाटक कौन सा रहा सर अकादमी से निकलने के बाद? जो जिसको हमने किया या नहीं लिखा, जिसको लिखा सर, लिखा जी। मतलब एक दो प्रहसन या इस तरह की चीजें लिखी थी, और उसमें लेकिन वो ऐसे ही दरमियान कुछ लोगों में, एमेच्योर लोगों में ही बात हो रह गई थी। वो राष्ट्रीय स्तर पे मतलब उसको उस तरह का मापदंड नहीं मिला, या उस तरह नहीं मिला, या नहीं हुई, तो कहीं दब गया था। लेकिन वो लिखावट चलती रही थी। तो उसके पहले मतलब रेणु की कहानी पे कुछ किया था, समदिया पे किया था। समदिया उस जमाने में मैंने एमेच्योर थिएटर के लिए किया था, जिसको कि किसी ऐसे गोंडा या फैजाबाद में किया था, फैजाबाद में किया। जी। और बच्चों के नाटक लिखे थे, बच्चों के नाटक। जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो मैं भाग के गया था अयोध्या, और अयोध्या में स्ट्रीट पे बच्चों को लेके, सड़क वाले बच्चों को लेके मैंने नाटक किया था। 60 बच्चे इकट्ठे हुए थे, उसमें दुकान वालों के बच्चे, हलवाइयों के बच्चे, उनको लेके मैंने नाटक लिखा और किया। तो वो उसका उस समय रीता सिन्हा जी यहाँ उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक सचिव थी, और उनको किसी ने बताया कि वहाँ एक बच्चा जो कि भारतीय नाट्य अकादमी का है, वो वहाँ पे काम कर रहा है। तो ऐसा, तो वो यहाँ से अपनी गाड़ी लेके मुझसे मिलने आई, और उनका जो भी तुम्हें जरूरत होगी मैं प्रोवाइड करूंगी। मैंने कहा नहीं, अब तो क्या बात, नाटक हो गया। तो ये लिखना शुरू हो चुका था, लिखता रहा हूँ। महारथी का एक अलग क्रेडिट है उसमें सर। महारथी मुझे लगता है कि शायद ही भारत का कोई ऐसा कोई बड़ा शहर होगा या जहाँ पे रंगमंच हो रहा है सक्रिय, जहाँ पे महारथी ना हुआ हो। महारथी ने एक अलग रिकॉर्ड बनाया है सर। आज के दौर का सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि जो नए नाटक लिखे गए आपके दौर में या उसके बाद भी जो नाटक लिखे गए, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाटक रहा महारथी। उस महारथी की यात्रा सर कैसे शुरू हुई, कब प्रेरणा मिली कि महारथी लिखना चाहिए, अगर उसके बारे में कुछ बताएं सर। अब ये भी देखो तो जहां से आपका प्रारंभ हुआ है ना, जैसे भारतीय नाट्य अकादमी में आने के बाद से कुछ चरित्र राज साहब के दिलो दिमाग में छाए रहते थे, वो कहीं न कहीं उनका जिक्र आ जाता था, जिसमें से कर्ण भी एक था। कर्ण को लेके वो कई ऐसी बातें या कई ऐसे जुमले कहते थे जो मेरे कहीं स्ट्राइक करता था। और उसमें भी मतलब राज साहब के अलावा मेरे पिताजी की जो लाइब्रेरी थी, उसमें महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद, वेद, तमाम तरह की इस तरह से माइथोलॉजिकल किताबें भी वहां पे थी। तो जब मैं इनकी कहानियां पढ़ता था तो हमेशा कुछ न कुछ मेरे दिमाग में उलझन सी पैदा होती थी, ऐसा क्यों हुआ? एक आदमी ने उसको श्राप दे दिया, फिर उसने उस आदमी को साथ ऐसी संगति की, ऐसा क्यों हुआ? और किसी के साथ ऐसा मतलब दुर्भाव क्यों किया गया, जाति के नाम पे, उसके वंश के नाम पे? तो ये कहीं दिमाग में कौनता रहता था, सवाल बहुत थे। उन सवालों का ही जवाब है महारथी। तो और उस वही था कि उसकी क्या प्रासंगिकता है, उन मिथकीय चरित्रों को कैसे प्रासंगिक बनाया जाए, आज की उनकी रिलेवेंसी क्या है, उनको आज के जमाने में, आज की भाषा में,
आज के व्यक्ति विशेष में डाल के अगर हम उन चरित्रों को देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि उनकी परिस्थितियों में क्या रह गया था, क्यों ऐसा हुआ। और वो बहुत ही वैचारिक स्तर पे, सैद्धांतिक स्तर पे वो हमें कहीं तोड़ते हैं, हमें कहीं विवश करते हैं सोचने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया था, कर्ण के साथ वंश के नाम पे उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई, उसके जातिगत वैमनस्य क्यों किया गया, जो प्रतिभा है उस प्रतिभा का आकलन प्रतिभा के तौर पे नहीं होना चाहिए। तो वो सब सवाल हैं, उनका ही जवाब था, बस वो जूझता रहता था। तो कहीं कहीं एक प्रक्रिया होती है नाटक की, उसमें आती हुई, फिर उसका एक परचम लहराया और आज तक वो कायम है। इंडियन माइथोलॉजी में सर मुझे लगता है कि अगर इस एरा की बात करें तो आपने एक नहीं 2-3 नाटक लिखे। महारथी आपने लिखा, आपने पांचाली लिखा, आपने मंथन लिखा, मंथन जो कि हिडिंबा और इन पे घटोत्कच और इस पे आधारित रहा। सर महारथी की जब हम बात करते हैं तो वो कर्ण पे केंद्रित है। कर्ण को सर, जब कर्ण को हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा नहीं लगता है सर कि कई बार उस पे तरस भी आता है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि वो जिस साइड पे कई एक बार चला गया और वो चाह तो रहा है कि, लेकिन मित्रता के धर्म में बंधा हुआ है। तो चूंकि आपने बड़े करीब से सर उसका अध्ययन किया है और एक नाटक का आकार दिया, तो अगर सिर्फ उस एक चंक के बारे में बता सकें सर हमको कि एक मित्रता के धर्म में बंधे होने के कारण जो उसने जिस तरफ वो था, क्या कभी आपको तरस नहीं आता है थोड़ा सा उस विषय पे? देखिए, आज कोई मित्रता निभा सकता है क्या? आप अपनी स्वार्थवश आप कैसे भाग रहे हैं? मतलब कोई आपका विचार है क्या? कोई आपका सिद्धांत है क्या? हर आदमी अपने विचार और सिद्धांत की ऐसी तैसी करके अपने स्वार्थवश कहां से कहां जा रहा है। लेकिन अगर तो आज हम उस आकलन पे उस चरित्र को लाके खड़ा करते हैं, तो अपनी उस विचारधारा के तहत, अपनी उस मित्रता के तहत वो आदमी अपनी आहुति दे रहा है। इससे मतलब रुचिकर चरित्र क्या हो सकता है? वो एक आदर्श है। मतलब वही तो हम तलाश रहे हैं कि कोई मतलब मूल्यगत कोई बात तो रहे। आदमी सिर्फ अपनी पदवी, अपनी उसके लिए क्या क्या होम किए जा रहा है। और एक आदमी मतलब कि दुर्योधन को वचन दे दिया तो अपना होम कर दिया उसने, क्यों नहीं? मतलब जब कोई नहीं था, वो यही तो कहता है, जब कोई मेरा साथ, वो तो पांडव था, वो तो कुंती पुत्र था, तो क्यों नहीं उसको हासिल हुआ? क्यों नहीं उसको ऐसे फेंक दिया गया? और वो पांडु के पुत्र थे क्या? वो भी तो ऐसे ओजस पुत्र थे, तो उनको सब हासिल हो गया निश्चित तौर पे, और उसको नहीं हुआ। तो उस समय जब उसको तिरस्कार मिल रहा था तो दुर्योधन ने साथ दिया ना, दुर्योधन ने उसको अंग देश का राज्य दिया ना, राजा बनाया। तो जिसने आपको सेंटर दिया है, जिसने आपको वो पदवी दी, वो सम्मान दिया, तो आपके लिए उसका कोई स्थान होगा या नहीं? दुनिया गाली दे रही है, जब दुनिया आपको गाली दे रही थी तब दुनिया ने ये कहा कि नहीं, ये जातिगत ये नहीं है, ये तो पांडव ही है, ये तो कुंती पुत्र है, तब तो किसी ने कुछ नहीं, उसको तो शर्मिंदा करते रहे लोग, लज्जित करते रहे। जी तो अपने विचारों पे खड़ा है ना। तो ये उसमें संवाद भी ऐसा आगे चल के वो कृष्ण को कहता है कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपने तो पूरा युद्ध निर्धारित कर दिया, ऐसा कर दिया, मेरा सेनापति भी ऐसा आदमी शल्य को दिया जो साला सारथी बन के भी पलट के गाली दे रहा है मुझको, वो तो मेरा मैदान में, युद्ध के मैदान में, तो क्यों किया? सवाल की बौछार लगा देता है। तो कृष्ण को कहना पड़ता है कि मैं भी इंसान हूं और इंसान में अच्छाइयां और खूबियां दोनों होती है, खूबियां और खामियां दोनों होती है। तो खट से कर्ण कहता है फिर तुम ही क्यों पूजे जाओगे कृष्ण? अगर तुम में भी खामियां हैं तो वो तो सब में है, लेकिन भगवान तुम अकेले क्यों कहलाओगे? तो ये एक सवाल है। एक आखिरी कसक रह जाती है सर, कर्ण की जब मृत्यु होती है तो वो एक कसक रह जाती है जब वो कहता है क्या मुझे अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर कभी नहीं मिलेगा? तो वो आपको नहीं लगता है सर एक आखिरी में एक कसक रह गई कि मतलब एक बार सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिल गया होता अर्जुन के सामने? वो तो छटपटाहट है ही, वो तो आखिर तक वो एक योद्धा क्या चाहता है? एक योद्धा तो विजयी होना चाहता है ना। सामने कोई भी हो, ये सिर्फ आप इकलौते घर बैठे तो कोई योद्धा नहीं कहला सकता ना। रण क्षेत्र में अगर कोई विजयी कहला रहा है, जैसे कि पहलवान कोई अखाड़े में उतरता है तो दुर्दामा पहलवान अगर नामवर है तो उसको हरा के जो विजयी होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा ना, वो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। वो कसक तो रही, सर्वश्रेष्ठता चाहिए ना। एक धनुर्धर है। जी
सर, इंडियन माइथोलॉजी में विशेष रुचि रही आपकी, और ये जो नाटक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, महारथी, मंथन, पांचाली, तो इस तरफ सर पूरा का पूरा रुझान, मतलब तीन तीन नाटकों ने आकार लिया और लगातार इसके मंचन भी हो रहे हैं। तो इस बारे में अगर कुछ बता सके कि माइथोलॉजी की ओर इतना जुड़ाव, इतना झुकाव। वही है, उस परिप्रेक्ष्य में जाएं तो वही किताबें जो बचपन में कहानियां सुनी थी, उन परिस्थितियों में मैं खुद को रख के देखता था और लगता था कि ये गलत हुआ है, इस पर्टिकुलर चरित्र के साथ कुछ गलत हुआ है। वो पांचाली के साथ जो हुआ, आज की नारी के साथ जिस तरह से चीरहरण हो रहा है, जिस तरह की वारदातें हो रही, हर दूसरे दिन अगर आप बलात्कार का रेशियो निकालें तो किस तरह की घटनाएं हो रही। तो उस जमाने में भी मतलब एक नारी के साथ उसका मान मर्दन किस तरह किया जा रहा है, तो वो पांचाली के रूप में मुझे कहीं कौंधता रहता था कि उसकी व्यक्तिगत मतलब निजीगत बातें कहीं तो खुलासा हो कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, उसका मान मर्दन किस तरह से किया गया। एक बहू है, वो कुल की बहू है, लेकिन उसके साथ ही एक पति को क्या अधिकार है उसको दांव पे लगाने का, उसकी स्वेच्छा के विपरीत जाके किसी को क्या हक मिलता है। वही तो आज तक हम कर रहे हैं ना, स्वेच्छा से कहाँ हम किसी नारी का सम्मान कर पाते। तो वो सवाल थे और वो कौनते रहते थे। इसी तरह मंथन में भी जब अज्ञातवास में पांडव जा रहे हैं तो वहां जनजातियों का इस्तेमाल हम आज कैसे कर रहे हैं। देखिए, सबका एक रिलेवेंसी है, सबकी समसामयिकता है कि उस जमाने में जब जंगल में टहल रहे हो तो जनजातियों में हिडिंबा नाम की राक्षसी से आप शादी कर रहे हैं क्योंकि आपको वहां शेल्टर चाहिए, आपको वहां पे सुरक्षा चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए आपने उनको अपनी धर्मपत्नी बना लिया। भीम ने घटोत्कच को पैदा कर दिया, लेकिन उसको क्या रानी का दर्जा मिला? पांडवों ने अपने राजकुल में लाके हिडिंबा को रखा क्या? उसको तो इस्तेमाल किया, युद्ध में भी उसको भेज दिया ऐसे अकेले। तो कैसे जनजातियों का भी प्रतिष्ठित लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक भावना थी। लेकिन आज भी हम जनजातियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सवाल है, ये सब मतलब कि उनकी सिर्फ रिलेवेंसी ढूंढने के लिए, समसामयिकता ढूंढने के लिए, उनकी प्रासंगिकता जानने के लिए, उन चरित्रों की आज कोई बात है क्या, उस स्थितियों में कैसे उनका इस्तेमाल किया गया, और आज हम अपने लोगों के बीच में उन चरित्रों को लाके उनका आकलन करें कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी वो छटपटाहट या हम उन चरित्रों से आज के लोगों को जोड़ के देखते हैं तो वो बड़ा सागर्भित हो जाता है। लोग अपने आप को उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जी सर, अभी वर्तमान में जो रंगकर्मी हैं सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके मन में भी, जैसा आपने बताया कि एक दौर में आपके मन में भी ऐसा कौन था कि क्यों नहीं नए नाटक आ रहे हैं, नए नाटक आने चाहिए, और उसी का परिणाम रहा कि इतने सारे उम्दा नाटकों को आपने आकार दिया। सर, जो नए लोग लेखन के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, नाट्य लेखन के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके लिए सर आपका क्या संदेश है? क्या बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए राइटिंग के? अगर कुछ आप बता पाए तो उनमें बड़ी मदद मिलेगी सर। देखिए, सिर्फ नाटक के लिए ना लिखा जाए। आप कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है, वो ये उद्देश्य वाली बात मेरे हर काम में दिखती है कि आप कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये नाटक क्यों लिखा जाए, इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, आप क्या बात करना चाहते हैं। तो ये जब तक आप, और कोई घटना हो सकती है, कोई चरित्र हो सकता है, जब तक आपके दिलो दिमाग में पूरी तरह से कौंध न जाए, उसकी सारी बातचीत, उसका सारा उतार चढ़ाव, उसकी सारी नाटकीयता जब तक आप समझ ना ले, सिर्फ नाटक लिखने के लिए कि कहीं का रोड़ा पिढ़ा के लिखने से कोई फायदा नहीं। आप कोई भी बात करें, किसी भी चरित्र को लेके बात करें तो उस पे पूरा आपको फोकस होना पड़ेगा, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। बाबूजी जैसा मेरा नाटक, कारण जी को सिर्फ एक सीन सुनाया था, मिथिलेश्वर की छोटी सी कहानी है, लेकिन कारण जी को एक सीन सुनाया था और उन्होंने तुरंत कहा था कि ये नाटक मैं ही करूंगा। कब करूंगा, कहाँ करूंगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन करूंगा मैं ही। उसमें वो मेरी नौटंकी गांव की काम आई, वो मेरा कढ़ाई बजाना वहां काम आया, वो गायकी सुनी थी कान में, वो मेरे काम आई। वो पूरा चरित्र वही है कि वो एक लोक कलाकार है और वो जीना चाहता है। अब उसके सामाजिक उसको मान्यता मिल नहीं रही है, तो उसी तरह तो वो किरदार आज भी बाबूजी कहाँ, हर जगह पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट राजेश सिंह वगैरह कई ऐसे लोग हैं जो बाबूजी का हर फेस्टिवल अवतार साहनी जैसे लोग उसमें एक्ट करते हैं, राइट भी करते हैं,
तो उसमें गायत्री है, वो सब तो देखिए काम आया ना वो मेरा। तो जब तक आपने भोगा नहीं है, आप ऐसे सुपरफिशियल कैरेक्टर उठा के सिर्फ ऐसे जुमलेबाजी करके, वो नाटकीय तत्व तो ढूंढनी पड़ेगी। और आपका उद्देश्य आपको बताना पड़ेगा कि आप किस उद्देश्य के तहत ये नाटक लिख रहे हैं, ये चरित्र है तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, किसी भी शैली में, किसी भी तत्व में, लेकिन वो आपको जानना पड़ेगा। तो वो जब तक आप खुद से इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर ना हो जाएं कि आपका मकसद क्या है, तब तक नाटक नहीं। और जूझें उसमें, जूझ के निकालें। कोई भी चरित्र आप पकड़ते हैं, मिथ में जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, या आज सामाजिक चरित्र में जाते हैं, किसी भी फन पे जाते हैं, आप उसमें जब तक जूझिए, उनकी पड़ताल कीजिए, तब नाटक लिखिए, तभी वो सारगर्भित होगा। वरना तो देखिए, गिनती गिनाने के लिए तो नाटक हिंदी में बहुतेरे। एक जमाना था कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के लिए कहा जाता था कि वो अपने घर से निकलते और मंडी हाउस में एक नाटक लिख देते। तो तमाम ऐसे नाटक, लेकिन उनकी कोई सारगर्भिता नहीं है ना, उनको कोई मंच नहीं। और मेरे नाटक लिखने से पहले तय हो जाते हैं कहाँ होंगे और कौन करेगा। ये भी मेरे साथ मतलब बहुत ऊपर सरस्वती का वरदान है कि नाटक लिखने से पहले ही तय हो जाता है ये कब होगा और कहाँ होगा और कौन करेगा। जी। सर, आपके नाटक, अगर मैं, चूंकि बहुत सारे लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका नाटक अगर कोई करना चाह रहा है तो आपसे अनुमति किस प्रकार ले सर? फोन नंबर है, वाया किसी के जरिए। देखिए, तकलीफ तब होती है जब मैं दिल्ली जैसे एयरपोर्ट से उतरा, मंडी हाउस से गुजर रहा हूँ, तो देखता हूँ पोस्टर लगा है और हमें इत्तला भी नहीं है, जबकि वो करने वाला मुझे जानता है। एक लेखक तो थोड़ा सा तो यार उसकी मतलब इज्जत कर लो, उसको थोड़ा सा आदर दे लो। मैं तो कॉपीराइट मतलब कोई रॉयल्टी भी नहीं मांगता हूँ, कोई मजबूरी नहीं, मतलब किसी दबाव नहीं देता। अगर आप सक्षम है तो दीजिए, नहीं सक्षम है तो मैं कभी मना नहीं करता हूँ कि आप मेरा नाटक नहीं करेंगे अगर रॉयल्टी नहीं देते। लेकिन बस मेरा ये एक आदान प्रदान उस तरह का तो कीजिए, एक आदर सम्मान दीजिए यार, फोन करके बता दीजिए सर मैं आपका नाटक करना चाहता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो सलीका नहीं है, मतलब पता नहीं। और तमाम बड़े बड़े फेस्टिवल में लोग नाटककार का नाम भी नहीं देते, नाटक का नाम लिख देते हैं, निर्देशक का नाम लिख देते हैं, नाटककार का नाम लेते हैं। तो ये हिंदी रंगमंच में इस तरह की बहुत सी चीजें गड़बड़ हैं। सर, हम लोग कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन का ये दौर है सर, रंग कर्मियों के लिए और रंग प्रेमियों के लिए, दोनों के लिए ये थोड़ा उदासीन दौर है। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद सर, रंगमंच को कैसे देख रहे हैं? हर हाल में जीने की प्रवृत्ति तो होनी चाहिए। जी। कुछ न कुछ चीजें हमेशा ऊपर नीचे होती हैं, रात के बाद दिन आता है। ये कोरोना अभी है, जाएगा, और निराश तो नहीं हो सकते ना। ये तो मतलब सकारात्मक जितना हम रहेंगे उतना ही हम कुछ आगे भी जूझ पाएंगे। और ये संघर्ष है, और इस पीरियड को जो लोग उस निराशा और अवसाद में लेके जा रहे हैं वो गलत। ये तो समय मिला है, कुछ हम देखें ना कि क्या कुछ गलत हो गया था, क्या रह गया, बहुत कुछ करने को है ना। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बना के रखना है। आप जैसे ये विश्राम है, अपने सफर का थोड़े दिनों का विश्राम है। तो इसके बाद तो पूरा नाश्ता खाना पानी पी के फिर ऊर्जा से सफर को निकले, तो इतनी ऊर्जा लेके चले। और कहते हैं ना, उसके कर्म की बात ना पूछो, उसके कर्म का क्या कहना, एक दरवाजा बंद करे है तो 100 दरवाजा खोले। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब ऐसे ही चलता है, इससे हमें निराश हताश नहीं होना। हाँ, हो सकता है कि समय लंबा जाए, प्रारूप बदले, उसमें किस तरह से मतलब नाटक कम संसाधनों में होंगे, अभी बड़े लश्कारे नहीं होंगे, छोटे सोलो नाटक होंगे, या कम सीमित साधनों के नाटक होंगे, या टेरेस पे भी लोग करेंगे, रूम में भी नाटक हो सकते हैं। तो वो मतलब वो चीजें हो, लेकिन वो इसी के तहत है ना। ये कुछ ऐसा अजूबा नहीं आने वाला हमारे सामने कि जिससे हम अनभिज्ञ हों। वो अपने मतलब हमें सहूलियत ही मिलेगी तो अच्छा है ना, तमाम तरीके की सहूलियत मिले। देखिए, हर मतलब जब से हम परफॉर्मिंग आर्ट में आए, तरीके बदलते रहे हैं। हाँ, आदिकाल से चले हैं, मतलब आप उस तरह से देखें, इस तरह से मंचन शुरू होते होते हम आज प्रोसीनियम और थ्रस्ट और कहाँ किस तरह से इजाद करते जा रहे हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है, प्रयोग होते रहेंगे।
और जिस हाल में अपने करने, रंगमंच मरेगा थोड़ी ना, कि आ जाने से मरेगा थोड़ी, जिंदा रहेगा और हम ऐसे ही सक्रिय रहेंगे और ये विश्राम है, ऐसा मान के चलते। आपको लगता है सर कि ये संभावनाओं के नए दरवाजे खोलेगा? बिल्कुल, मैं पूरे उम्मीद में हूँ कि नाटकों के कथ्य बदलेंगे, प्रेजेंटेशन शैलियां बदलेंगी, लोग नए तरीके से नई चीजें कुछ इजाद करके लाएंगे, कुछ और नई सहभागिता होगी। अब एक बार जब आप इस तरह के किसी से गुजर जाते हैं ना, तो फिर आप में दमखम और बढ़ जाता है, तब आप और नई, और अभी जरूरत थी। अभी देखें, पिछले अगर 90 के बाद के दशक में रंगमंच में उस तरह की मतलब प्रयोग बहुत हुए हैं, गतिविधियां बहुत रही हैं, लेकिन कोई उस तरह का मयार देखे ना, तो शायद अब मुझे लगता है कि शायद ये विश्राम से लोगों ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा को और संचित किया है और लेके कुछ ऐसा आएंगे कि शिल्प बदलेगा, क्राफ्ट बदलेगा और नया कुछ लेके। हिंदी रंगमंच में जो अभी मराठी, बंगाली, गुजराती से कमतर आता जाता है, हो सकता है हम इसके बाद हम अव्वल हो जाए। मेरी तो यही क्या बात है, क्या बात है। सर बहुत ऊर्जा दी आपने ये कह करके कि नहीं, निश्चित तौर पे ये दौर जो है ऊर्जा को और संकलित करने का है और कुछ और उम्दा सोचने का है, नए विकल्प तलाशने का है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे है सर, बिना आपसे कुछ उम्दा सुने हुए, कुछ लोक संस्कृत से जुड़ा हुआ, कुछ मिट्टी से जुड़ा हुआ, कुछ सर 4 लाइन आप सुनाएंगे तो आनंद आएगा सर। एक और ये कहना चाहता हूँ कि फूल मुरझाते हैं, अल्फाज नहीं मुरझाते। फूल मुरझाते हैं, अल्फाज नहीं मुरझाते। दूर जाना है तो बुजुर्गों की दुआ ले जाओ। ये अपने लोगों को क्या है, आज हम लोगों में ना यही गुरु शिष्य परंपरा कहीं खो रही है कुछ चीजें। तो लोक तत्व में तो लोक नाट्य में ऐसा गीत या कुछ ऐसा याद करना पड़ेगा कि जैसे उन दिनों ना हम धोबी गीत, कहार गीत, ये सब ना धोबी नाच हमारे गाँव में बहुत होता था। तो मतलब मैं सोचता था कि मैं कब वैसे घुंघरू बांध के वैसे अरे पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहाँ से खाए, गए में बैठे लागे गड़ैला काटा, काहे न करो तू पराए से आशा। और हुलुक बजता था उस समय, होता था। ये सब लुप्त हो गए हैं। तो सोचिए, ये पिछले 40, 42, 45 साल का वो स्पर्श है जो आज तक मतलब कहीं मतलब इस तरह की गायकी और वो चीजें थी, तो वो कहीं है, लेकिन लोग तक तो अभी छूटा नहीं। अभी मैं और भी इस पे काफी काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने जिया है वो भरपूर निष्पादन हो, तो वो पूरी कोशिश रहेगी जी। सर, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी की ये जो पहल है रंग समागम, जिसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं सर कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया, जिन्होंने प्रमाणित किया है अपने आप को, उनसे जुड़ने का, उनके अनुभव साझा करने का। और आज सर आपने इतने खूबसूरत तरीके से अपनी इस यात्रा को बताया, बहुत ही रोचक रहा सर ये सुनना, जानना आपके बारे में, थोड़ा सा आपके अंदर झांकना, बहुत खूबसूरत रहा सर ये आपके साथ संवाद स्थापित करना। और रोचक थे। जी, थैंक यू सो मच सर। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये अकादमी की जो पहल है रंग समागम, अगर इसके बारे में सर आप अपने विचार रख सकें, ये लॉकडाउन के दौर में ये जो नवीन पहल की गई। मुझे बहुत ही अच्छी ये शुरुआत है रंग समागम करके, इस तरह से एक जुड़ाव, एक सरोकार पैदा करना अपने संस्थान से निकले हुए छात्रों का, जो आज किसी मयार पे हैं या जो कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो एक मतलब क्या होता है, अमूमन हम जो निकल गए उनका कोई जुड़ाव या तादाद में नहीं कोई बना पाता है, और वो पीड़ा रही है मेरी। और ये तुम लोगों ने इसके मार्फत आया है, मैं इसके लिए तुम लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम ये तादाद में तुम लोग पैदा कर रहे हो। कैसे एक आदमी पंजाब में बैठा है, तुम सिद्धार्थ नगर में बैठे हो, टिंकुल वगैरह लखनऊ में बैठे हैं, तो ये मतलब अभूतपूर्व बात है ये, मतलब। और हमारे सच कहूँ तो ये, और आप मुंबई में बैठे हैं और आप मुंबई में बैठे ये जो जुड़ाव पैदा किया है ये रंग समागम के माध्यम से, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये एक तरह से उपलब्धि है, भारतीय नाट्य अकादमी की उपलब्धि है
जो मतलब इस तरह के संस्कार, इस तरह की कोशिशें, इस तरह की बातें हमेशा होनी चाहिए, जिससे आप अपने संस्थान से एक जुड़ाव महसूस करते रहें, एक सार्थक रूप में, एक स्वस्थ परंपरा बनी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा, अपना बहुमूल्य समय दिया, अपनी इस रोचक यात्रा को हमसे साझा किया। और मुझे लगता है कि आज का ये जो इंटरव्यू है, बहुत सारे जो नए लेखक बनना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भ्रमित है कैसे क्या करें, आपकी बात सुन करके उन्हें बहुत ऊर्जा मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी यात्रा साझा करने के लिए भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजित, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। जितने भी लोग इस रंग समागम के पीछे नेपथ्य में जुड़े हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।